हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मैं सुरभि शर्मा लेकर आ गई हूँ इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार। हमारा आपसे वादा है कि यूपी और पंजाब की कोई इलेक्शन खबर नहीं छूटेगी। जो खबरें आपको अखबार या सोशल मीडिया पर नहीं दिखेंगी वो यहाँ मिलेंगी। तो सबसे पहले शुरुआत 3 बड़ी हेडलाइंस के साथ करते हैं, क्योंकि आज की ये 3 बड़ी हेडलाइंस बहुत मायने रखती है यूपी और पंजाब के चुनाव को लेकर। क्योंकि यूपी की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। यूपी चुनाव से पहले अब रची जा रही है रोहिंग्या मुसलमानों को गांव-गांव में बसाने की साजिश। मेरठ में पकड़े गए हैं 4 और रोहिंग्या। नकली वोटर आईडी भी बरामद किए गए हैं और करीब 2000 रोहिंग्यों की तलाश जारी है। बड़ा खुलासा आपसे कुछ ही मिनट बाद। दूसरी बड़ी खबर है राम मंदिर को लेकर और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर कामेश्वर चौपाल का क्या दावा है, बताएंगे। जमीन सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ, बड़ा दावा किया गया है और आरोप लगाने वाले आरोप साबित करके दिखाएं, इस बात का किया गया है चैलेंज। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, क्योंकि दिल्ली दरबार में हाजिरी से पहले अमरिंदर की अपने विधायकों संग लंच और चाय पर चर्चा हुई है। लेकिन कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं और इनकी डिटेल। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन शो में बड़ी बात, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव में जबरदस्त पोलराइजेशन होने वाला है। एक तरफ उमैद पहलवान फरार है, लेकिन दूसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमान पकड़े जा रहे हैं। और आज की ये सबसे बड़ी खबर है। एक डिटेल अब आपके सामने होगी। यूपी में किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों के पास वोटर आईडी बरामद किए गए हैं, सबकी तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। लेकिन रोहिंग्या की इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। पश्चिमी यूपी में अब तक 15 रोहिंग्या पकड़े जा चुके हैं और ये जो रोहिंग्या पकड़े गए हैं इनकी तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले जान लीजिए किस तरह से गोल्ड तस्करी की जांच हुई थी पूरे मामले में और इनके पास से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी बरामद किए गए हैं। और पुलिस की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मेरठ और आसपास के इलाकों में 2000 रोहिंग्या घूम रहे हैं। ये बड़ा खुलासा इस वक्त किया गया है। यूपी पुलिस चौंकाने वाले दावे कर रही है, सुनाएंगे आपको। लेकिन रोहिंग्या पर आई इस बड़ी ब्रेकिंग का यूपी चुनाव से सीधा ताल्लुक क्या है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बड़ी बात है, रोहिंग्या का यूपी चुनाव कनेक्शन क्या है, समझ लीजिए। क्या यूपी चुनाव में असर डालने की साजिश शुरू की जा चुकी है? बड़ी तादाद में रोहिंग्या को यूपी के अलग अलग शहरों में बसाने की क्या ये साजिश है? क्या रोहिंग्या मुसलमान को वोट बैंक की तरह तैयार किया जा रहा है? और बड़ी बात कि क्या बड़े पैमाने पर रोहिंग्या की घुसपैठ का ये मकसद है? आपको ये भी बता दें कि क्यों अचानक रोहिंग्या की घुसपैठ की सक्रियता बढ़ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए पुलिस अभी इस गिरफ्तारी के बाद क्या दावा कर रही है, सुनिए। इंटेलिजेंस प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक संगठित सिंडिकेट बना के म्यांमार के रोहिंग्याओं को बांग्लादेश एवं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करा रहे हैं तथा बांग्लादेश में जो रिफ्यूजी कैंप है उनमें रहने वाले लोगों को भी प्रेरित करके भारत में अवैध रूप से स्थापित करा रहे हैं। ये लोग उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कार्ड बनवाते हैं तथा उनसे भारी राशि वसूल करके उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में भारत में अवैध रूप से बतौर नागरिक स्थापित करने हेतु मूल्यवान कूट रचित प्रपत्र तैयार कराते हैं। इसके अतिरिक्त इन अवैध प्रवासियों को भारत के विभिन्न सरकारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम दिलवाकर उनकी तनख्वाह से बड़े हिस्से में बतौर वसूली करते हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने सुनी, जिससे साफ हो चुका है कि यूपी चुनाव से पहले पूरी प्लानिंग के साथ रोहिंग्याओं को पश्चिमी यूपी में मेरठ और आसपास के इलाकों में बसाया जा रहा है। और पुलिस ने कुछ घंटे पहले 4 रोहिंग्या को पकड़ा भी है। एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी। ये वो शख्स हैं जिनकी पूरे मामले की जांच के बाद अब इन्वेस्टिगेशन तो की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी नंबर 1 हाफिज शफीक, ये है हाफिज शफीक और इसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखिए अजीजुल रहमान की भी गिरफ्तारी हुई है, जो अभी पुलिस के शिकंजे में है। और साथ ही मफिजुर रहमान
इसको लेकर भी पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये सभी सक्रिय हो चुके थे, इस पूरी साजिश का ये हिस्सा हैं। और साथ ही चौथी गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद इस्माइल की। अभी तक 15 लोगों पर ये शिकंजा कस चुका है, लेकिन ये जानिए इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है। ये 4 शख्स आपने देखे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इनके पास से आधार कार्ड मिले हैं, इनके पास से वोटर ID कार्ड मिले हैं, पासपोर्ट भी बरामद किए जा चुके हैं, जन्म प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, और साथ ही UN का कार्ड और विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। अब ये सब कुछ इनके पास आया कैसे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी तो जांच जरूर की जाएगी। लेकिन पुलिस को अब रोहिंग्या मुसलमानों के फोटोज भी मिले हैं। अब ये फोटो देखिए, रफीक की ये फोटो आपके सामने है, आमीन की फोटो आपके सामने है। ये वो शख्स हैं जो पुलिस के शिकंजे में है, और इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है ये आपको हम बता चुके हैं। लेकिन अजीजुल रहमान से भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हाफिज शमीउल्लाह, इन सभी लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई थी, यूपी के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इनको बसाया जा रहा था, और इनका पूरा नेक्सस इनके साथ और कितने लोग हैं। क्योंकि यहां बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि यूपी के अलग अलग जगहों पर 2000 रोहिंग्या घुसपैठ की साजिश में है। अभी भी आपको बता दें, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में भी ये लोग छुपे हुए हैं, जो दावा पुलिस कर रही है। क्योंकि वोटर ID कार्ड इनके पास से बरामद किए जा चुके हैं, आधार कार्ड मिल चुके हैं, और ये खुद को भारतीय कहते हैं। पुलिस ये भी मान रही है कि ऐसे लोगों की पहचान भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये आम नागरिकों की तरह लोगों के बीच घूमते हैं। लेकिन अब इनके पास से जो कुछ बरामद हुआ है, उसी के आधार पर मामले की जांच तो की जा रही है। लेकिन पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि रोहिंग्या रैकेट के जरिए ही यूपी की डेमोग्राफी बदलने की ये साजिश चल रही है। तो पुलिस का ये बड़ा दावा, मतलब अभी जो आपको बता दें परसेंटेज अलग अलग जातियों की है, जैसे पश्चिमी यूपी में 30%, 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। रोहिंग्या की घुसपैठ के बाद इसमें भी उछाल आ जाएगा। ये पता चला कि हाफिज शफीक नाम का व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मेरठ में निवास कर रहा है, और जिसके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अवैधानिक रूप से भारत में लाए गए रोहिंग्याओं के कूट रचित मूल्यवान भारतीय दस्तावेज जैसा कि आधार, वोटर ID, पासपोर्ट आदि बनवाए गए, तथा भारतीय पासपोर्ट से विदेश यात्रा भी की गई है, और अन्य अवैध प्रवासियों को भी इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विदेश यात्रा कराई। यह संगठित गिरोह फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं बड़ी मात्रा में वोटर ID बनवाकर अपने को भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तथा अगर हम इस तरह से नहीं रोक पाए तो डेमोग्राफिक चेंजेस भी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। यूपी पुलिस के ADG प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि अभी भी करीब 2000 रोहिंग्या पश्चिमी यूपी में मौजूद हैं। ये बड़ा दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, जिन्हें तलाशना भी बड़ी चुनौती है। 1800 से 2000 की अनुमानित संख्या है। एग्जैक्टली चीज़ें बता पाना, क्योंकि नाक, नक्श इत्यादि से जब ये स्थानीय पॉपुलेशन के साथ मर्ज कर जाते हैं तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इनके पास सभी भारतीय दस्तावेज होते हैं, और उसके आधार पर ये सभी हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ उठाते हैं। तो रोहिंग्या को पकड़ने का काम तो ग्राउंड पर चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के वॉर रूम में क्या चल रहा है? चुनाव से पहले राम मंदिर का मसला एक बार फिर गर्म है, और अयोध्या में मंदिर की जमीन के सौदे का विवाद अब नहीं थम रहा है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन पर कंट्रोवर्सी अब बढ़ती जा रही है। कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नए दस्तावेजों के साथ आरोप लगाए हैं, और आपको यह भी बता दें कि मंदिर ट्रस्ट पर चंदे की लूट के नए आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल क्या इस पर जवाब दे रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, और उनकी तरफ से क्या क्या दावा किया गया है इन तमाम आरोपों पर। कामेश्वर चौपाल की तरफ से क्या कहा गया है सुनाएं आपको। बता दें, जमीन मार्केट रेट के अनुसार ही खरीदी गई थी, ये बड़ी बात कह रहे हैं, और साथ कह रहे हैं कि आरोप लगाने वाले सबूत पेश करके घोटाला साबित करने की कोशिश करें ना, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है, और एक एक बैंक डिटेल भी मौजूद है। हम लोगों ने भी मार्केट वैल्यू का पता करवाया, और जो मार्केट वैल्यू है, आपको आश्चर्य लगेगा,
उस मार्केट वैल्यू में एक नई बात आ गई। नया अयोध्या बनाने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भारी संख्या में वहां पर जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया और वो 4 गुने रेट पर। तो आज का जो सर्किल रेट है वो उस जमीन का 5.80 करोड़ है और 4 गुना करिए तो उस हिसाब से सरकार यदि उस जमीन को लेती तो सरकार 20 से 25 करोड़ में लेती और हम लोग 18.5 करोड़ में लिए, क्योंकि अंसारी जी हमारे साथ कोई एग्रीमेंट पहले से किया हुआ नहीं था। इसलिए हम लोगों ने उनसे बात की और वो सहमति हो गई। तो हम लोगों ने जमीन को कहा कि भाई जब तक सभी विवादों से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जमीन नहीं खरीदेंगे। और इसलिए जितना एग्रीमेंट था उस सारे का निष्पादन हो गया। भूमि सभी अधिभार से जब मुक्त हो गया तब जाकर के न्यास ने उस जमीन को मार्केट रेट से कम दर पर परचेज किया है। अयोध्या के डेवलपमेंट के जो विभिन्न आयाम पूरे हैं, जमीन को केवल रोड बदल जाने से उसकी कीमत बदल जाती है, स्थिति परिस्थितियों के कारण बदलती है। इसलिए जमीन कोई चावल दाल का व्यापार नहीं है कि मार्केट वैल्यू फलाने चावल का फलाने दर से है तो वही दर दूसरे जगह मिल जाएगा। जमीन की उपयोगिता के अनुसार उसकी कीमत तय होती है। एक हमको 18 करोड़ में मिला और एक 8 करोड़ में मिला, यह विषय नहीं है। विषय है कि लोकेशन क्या है। दरअसल कल शाम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए खरीदी गई 12,000 वर्ग मीटर की जमीन के सौदे को लेकर भी नए आरोप लगाए हैं और राम मंदिर पर आज दिन भर सोशल मीडिया पर और साथ ही अलग अलग हैशटैग्स भी ट्रेंड होते गए हैं। कई तो बेहद आपत्तिजनक टाइटल्स के साथ हैं। चंदा चोर हैशटैग भी चल रहा है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के अब हम आपको आरोप बताते हैं जो उन्होंने अब राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर लगाए हैं। जब रवि मोहन तिवारी का नाम एग्रीमेंट में नहीं था तो एग्रीमेंट में उसका नाम जब नहीं था तो फिर बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? रवि मोहन तिवारी 2 करोड़ में बैनामा ले लेता है हरीश पाठक और कुसुम पाठक से। ये रवि मोहन तिवारी आया कैसे? और मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ा था कि ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं आज बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी रिश्तेदार हैं और ऋषिकेश उपाध्याय के समधी के साले हैं रवि मोहन तिवारी। दरअसल सुल्तान अंसारी ने रवि मोहन तिवारी के साथ मिलकर राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेची थी और संजय सिंह का यह आरोप है कि रवि मोहन का नाम अग्रीमेंट में नहीं था, क्योंकि 18 मार्च 2021 को 2 साल पुराने अग्रीमेंट की जो कॉपी सरकारी ऑफिस में जमा की गई थी, हमने उसे भी देखा है और उसमें यहां बता दें कि रवि मोहन तिवारी का नाम मिल गया है और रवि मोहन तिवारी का नाम इस अग्रीमेंट में गवाह नंबर 1 के तौर पर मौजूद है। उसी अग्रीमेंट की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह एक पॉइंट पर तो सही है कि पहले का अग्रीमेंट रवि मोहन तिवारी के नाम पर नहीं है, लेकिन जमीन अग्रीमेंट में रवि मोहन तिवारी अचानक इन्वॉल्व हुए, ये आरोप गलत लगता है। संजय सिंह का यह भी आरोप है कि रवि मोहन तिवारी और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय रिश्तेदार हैं। हमने आपको बता दें इस पूरे मामले की जांच की है। ऋषिकेश उपाध्याय से भी हमने संपर्क किया, उन्होंने कैमरे पर तो बयान नहीं दिया है, लेकिन इंडिया टीवी संवाददाता विशाल सिंह से को उन्होंने फोन पर यह बता दिया कि संजय सिंह के आरोपों पर अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो लीगल टीम से सलाह ले रहे हैं और 3-4 दिन बाद ही वो अपनी बात सामने रखेंगे। हालांकि रवि मोहन तिवारी से रिश्तेदारी पर कहा उन्होंने कि मेरे रिश्तेदारों के बारे में लगता है उनसे ज्यादा आरोप लगाने वालों को पता है, क्योंकि आरोपों पर रवि मोहन तिवारी का पक्ष भी अब तक नहीं मिल सका है। अब ऐसा यह लगता है कि राम मंदिर की जमीन का मसला 2022 तक चलता रहेगा, क्योंकि यूपी की एक और बड़ी इलेक्शन न्यूज बीजेपी के कैंप से भी आ रही है। चुनाव से 9 महीने पहले ही बीजेपी में जबरदस्त मंथन चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़ी खबरें इस वक्त हैं, क्योंकि यहां बैठकों का
दौर चल रहा है और हम इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। मीटिंग की डिटेल्स आपको अब से थोड़ी देर में मैं बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मीटिंग में शामिल होने के बाद यूपी बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा है ये जान लीजिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि योगी के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही ये भी कह दिया कि अमित शाह और नड्डा से मिलने के बाद ये बात स्वतंत्र देव सामने रख रहे हैं। पूरी बात सुनिए। प्रदेश का जो अगला चुनाव होना है वो किसके नेतृत्व में होगा? किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? राज्य के कर्मठ, ईमानदार, योग्य मुख्यमंत्री जो गरीबों की सेवा करते हैं, कोरोना जैसे महामारी से इस चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया, चाहे पहला रहा हो चाहे दूसरा रहा हो, आज आगे बढ़ रहा है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराध पर रोक है और उनके नेतृत्व में ही, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल स्वतंत्र देव दिल्ली से लौट रहे थे और तभी कासगंज में उन्होंने ये बात कही है। स्वतंत्र देव कल रात दिल्ली में थे जहां पर चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई है। उस मीटिंग की डिटेल भी अब आपके सामने, क्योंकि यहां मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई थी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर स्वतंत्र देव भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। सुनील बंसल भी यहां मौजूद थे और इससे पहले एक बड़ी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक भी हुई थी, जिसमें अब 2 बड़ी बैठकें बीजेपी की तरफ से जो की गई थी। उसमें से पहली महत्वपूर्ण बात यह थी कि कल रात को भी देर रात तक अमित शाह के घर पर यह मीटिंग चलती रही, लेकिन नड्डा और शाह के बीच में भी मीटिंग हुई थी, क्योंकि यूपी को लेकर पिछले हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि कई बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा सियासी गहमा गहमी अब बीजेपी के ही खेमे में है और यूपी में बीजेपी का प्लान 2022 को किस तरह से सक्सेसफुल बनाने की ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत कहां से हुई है ये भी आप समझ लीजिए। ये पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। पहले 10 जून को जो बैठक हुई उसकी डिटेल, यहां योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 10 जून को दिल्ली आए और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और 10 जून को ही अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की भी अमित शाह से मुलाकात हुई थी। हालांकि उसके बाद निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद और संजय निषाद ने भी अमित शाह के साथ मुलाकात की थी, लेकिन 11 जून की बात भी जान लीजिए, क्योंकि 11 जून को योगी ने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आया ये सब जानते हैं। लेकिन यहीं से ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से भी मिले थे और कल रात फिर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की है। अब पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसलिए अटकले ये नहीं है, हम ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसके बाद यूपी इलेक्शन को लेकर पूरा फ्री होल्ड योगी आदित्यनाथ को दिया जा चुका है। यूपी की इलेक्शन खबरें अभी आपने देखी, लेकिन पंजाब में क्या चल रहा है, कैप्टन खेमे में क्या खिचड़ी पक रही है, सिद्धू के खिलाफ अमरिंदर की नई चाल कौन सी है, 4 मिनट के इस ब्रेक के बाद सारी डिटेल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।